नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ कृष्णचंद्र का अफसाना मीना बाजार। मीना बाजार, दो आशिकों में तवाज़ुन बरकरार रखना जबकि दोनों आईसीएस के अफराद हों बड़ा मुश्किल काम है, मगर रंभा बड़ी खुश असलूबी से इस काम को सरअंजाम देती थी। उसके नए आशिकों की खेप इस हिल स्टेशन पर पैदा हो गई थी क्योंकि रंभा बेहद हसीन थी। उसका प्यारा प्यारा चेहरा किसी आर्ट मैगजीन के सरे वर्क की तरह जाज़िब नज़र था। उसकी सुनहरी जिल्द नायलॉन की सतह की तरह बेदाग और मुलायम थी। उसका नौजवान जिस्म नए मॉडल की गाड़ी की तरह स्प्रिंगदार नजर आता था। दूसरी लड़कियों को देख के यह एहसास होता था कि उन्हें उनके माँ बाप ने शायद औंधे सीधे ढंग से पाला है, लेकिन रंभा किसी मॉडर्न कारखाने की ढाली हुई मालूम होती थी। उसके जिस्म के खतूत, उसके होंठ, कान, नाक, आँखें, नट बोल्ट, स्प्रिंग, कमानियाँ अपनी जगह पर इस कदर कायम और सही और दुरुस्त मालूम होती थी कि जी चाहता था रंभा से उसके मेकर बल्कि मैन्युफैक्चरर का नाम पूछ के उसे 11,000 ऐसी लड़कियां सप्लाई करने का फौरन ठेका दे दिया जाए। जमुना रंभा की तरह हसीन तो न थी, लेकिन अपना बूटा सा कद लिए इस तरह हौले हौले चलती थी जैसे झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें एक दूसरे से अटखेलियां करती जा रही हों। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से आपस में मिलकर एक ऐसा हसीन तमव्वुज पैदा करते थे जो अपनी फितरत में किसी वायलिन के नगमे से मुशाबे था। स्टेशन के लोअर मॉल रोड पर जब वो चहलकदमी के लिए निकलती थी तो लोग उसके जिस्म के खाबीदा फितनों को देख देख कर मबहूत हो जाते थे। जुबैदा की आवाज़ बड़ी दिलकश थी और किसी हाई फाई रेडियो की स्टीरियोफोनिक आवाज़ से मिलती जुलती थी। उसे देखकर औरत का नहीं, किसी ग्रामाफोन कंपनी के रिकॉर्ड का ख्याल आता था। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती क्योंकि उसकी सांवली रंगत पर उसके सफ़ेद दांत बेहद भले मालूम होते थे, और वो जब कभी कहा मारकर हंसती तो ऐसा मालूम होता गोया नाजुक कांच के कई शैंपेन ग्लास एक साथ एक दूसरे से टकरा गए हों। ऐसी औरत के साथ क्लब में बैठकर लोगों को बेपिए ही नशा हो जाता है। मृणालिनी की आंखें बड़ी उदास थी और होंठ बड़े खूबसूरत थे। उसकी निगाहों की उदासी हल्के रंगों वाले गालीचे की तरह मुलायम, मध्यम और खुनक थी। उन्हें देखकर जी चाहता था कि जिंदगी के पुरपेच और खारदार रास्तों से गुजरते हुए उन सायेदार पलकों के नीचे चंद लम्हे आराम और सुकून के बिता दिए जाएं। उसे देखकर उस रेस्तोरां की याद आती थी जो डायना पीक जाते हुए रास्ते में पड़ता है। घने दीवारों तले मध्यम रोशनियों वाले बरामदे में खामोश और बाअदब बहरे और ताज़ा लाइम जूस। उस रिश्तों में बैठकर मोहब्बत के मारों ने अक्सर मृणालिनी को याद किया है और मृणालिनी को देखकर उन्हें अक्सर उस रेस्तरां का ख्याल आया है। बाज़ औरतें ऐसी ही खूबसूरत होती हैं। रोज़ा गुलाब तो न थी, लेकिन तितली की तरह ज़रूर थी।
हर वक्त थिरकती रहती और मंडलाती रहती, लेकिन मर्दों के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि डांस हॉल में रॉक एंड रोल से मॉडर्न ट्विस्ट तक उसे हर तरह का नाच आता था। उसका सिर्फ एक आशिक था, हालांकि कई हो सकते थे, मगर वो 2 बरस से सिर्फ एक आशिक पर ही सब्र किए बैठी थी, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी, और शादी के लिए सब्र करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो अपना महबूब क्यों ना हो। रोज़ा ने पीटर पर तैनात कर ली थी, मगर मुसीबत ये थी कि पीटर ने अभी तक सब्र न किया था, क्योंकि पीटर रोज़ा से भी बेहतर डांसर था और वो ICS का अफसर था, और रंडवा होकर भी ऐसा कुंवारा दुला दुलाया मालूम होता था कि रंभा ऐसी खूबसूरत लड़की भी उसे लिफ्ट देने लगी थी। गो रंभा को रोज़ा किसी तरह अपने से बेहतर समझने पर तैयार न थी। रोज़ा का जिस्म किसी 12-13 बरस के लड़के की तरह दुबला पतला था, ऐसी ही उसकी आवाज़ थी, और उसके लहरिएदार कटे हुए बाल कितने खूबसूरत थे। उन बालों को देखकर किसी ऑर्केस्ट्रा की याद ताज़ा होती थी। सियाह जीन्स में रोज़ा की लंबी मखलूती टांगें बेपनाह थी। उसका सारा जिस्म किसी जेट हवाई जहाज की तरह नाजुक खतों का हामिल था। रंभा कौन होती है? पीटर को मुझसे छीन लेने वाली। एला, जो किसी ज़माने में मिसेस कीला चंद थी और अब तलाक हासिल कर चुकी थी, आज भी अपने नेपाली हुस्न से लोगों की आंखें खैरा किए देती थी। आर्याई हुस्न में चीनी हुस्न कुछ इस तरह घुल मिल गया था कि उन दोनों की आमेज़श आर्याई हुस्न में चीनी हुस्न कुछ इस तरह घुल मिल गया था कि उन दोनों की आमेज़श से जो मुजस्समा तैयार हुआ, उसमें बिल्कुल एक नए तरह की भवन और बागपन था। एला के कपड़े सारी हाई सोसाइटी में मशहूर थे। उसके हुस्न में जो कमी थी, एला उसे कपड़ों से पूरा कर लेती थी। कपड़ों और जेवरात से एला के पास एक से एक खूबसूरत जवाहरात के बढ़िया सेट थे, और आज से 5 साल पहले एला ने शिमला और दार्जिलिंग में एक सीजन में 2 ब्यूटी कंपटीशन जीते थे। गो कुछ लोगों के ख्याल में अब वो पुराने मॉडल की गाड़ी थी, लेकिन मुसलसल झाड़ पोंछ, एहतियात और मालिश से उसकी आबोताब बदस्तूर कायम थी। फिर हिल स्टेशन के चीफ कमिश्नर साहब की 3 लड़कियां थीं, जिनके लिए चीफ कमिश्नर साहब माफ कीजिएगा फिर हिल स्टेशन के चीफ कमिश्नर साहब की 3 लड़कियां थीं, जिनके लिए चीफ कमिश्नर साहब बहादुर को मुनासिब बरों की तलाश थी। उनके नाम बिलतरतीब सुधा, माधुरी और आशा थे। उन तीनों में आशा का शुमार तो खुले तौर पर बदसूरतों में किया जा सकता था। अलबत्ता सुधा और माधुरी वो खूबसूरत न थीं, लेकिन न सुख से दुरुस्त थीं, मगर चूंकि वो कमिश्नर साहब की लड़कियां थीं, इसलिए उनका शुमार भी खूबसूरत लड़कियों में होता था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हर मिनिस्टर की तकरीर एक अदबी शाहकार समझी जाती है। इनके अलावा
सीता मल्होत्रा, बिरजेश अब्दुल रहमान, बलेसर कौर, पुष्पा राजना, खुर्शीद गोरोवाला और मेजर आनंद की लड़की गौरी वगैरह वगैरह भी इस हिल स्टेशन के सालाना ब्यूटी कंपटीशन में शामिल थी, जो अभी क्लब के लॉन पर शुरू होने वाला था। ये खूबसूरती का मुकाबला इस हिल स्टेशन का गोया सबसे बड़ा कौमी त्यौहार होता है। उस रोज क्लब के लॉन में सैकड़ों आदमी जमा हो जाते हैं। रंग बिरंगी झंडियां, जर्क बर्क साड़ियों में मलबूस औरतें, सुनहरी बियर के सफेद कप से उबलते हुए जाम, हिस्सा लेने वाली लड़कियों के खौफजदा खोखले कहे, आशिकों और माँ बापों की तिफल तसल्लियाँ और आखिरी मिनट पर ब्लाउज बदलना और साड़ी की आखिरी सिलवट दूर करना, आईने में देखकर भवों की कमान की आखिरी नोक को तेज करना, बाप रे। ये ब्यूटी कंपटीशन भी ICS के कंपटीशन से किसी तरह कम नहीं है। और कुछ हो ना हो, इसमें अव्वल नंबर पाने वाली लड़की को बर तो जरूर मिल जाता है, और वो भी बहुत ऊंचे दर्जे का। इसलिए हर सीजन में दर्जनों लड़कियां इसमें खुशी खुशी हिस्सा लेती हैं और माँ बाप खुशी खुशी उनको इजाजत देते हैं। आज ब्यूटी कंपटीशन का फाइनल था। फाइनल के एक जज कुंवर बांदा सिंह रोहेलखंड डिवीजन के साबिक चीफ मिनिस्टर थे। वो माफ कीजिएगा, आज ब्यूटी कंपटीशन का फाइनल था। फाइनल के जज कुंवर बांदा सिंह रोहेलखंड डिवीजन के साबिक चीफ कमिश्नर थे। दूसरे जज सर संसार चंद थे, जिनके मुशायरे और कवि सम्मेलन हर साल दिल्ली में धूम मचाते हैं। ये मान लिया गया था कि जो आदमी मुशायरे और कवि सम्मेलन कामयाब करा सकता है, वो औरतों को परखने का भी माहिर हो सकता है। फिर जजों की कमेटी के एक मेंबर साबिक जस्टिस देश पांडे भी चुन लिए गए थे, ताकि इंसाफ के पलड़े बराबर रहें। एक मेंबर सैयद इम्तियाज हुसैन बाहर एक लॉ थे, जिनके मुतालिक मशहूर था कि हर रोज अपनी बीवी को पीटते हैं। पांचवें जज कुमाऊं के रईस आजम दीवान बलराज शाह थे, जिनके मुतालिक ये मशहूर था कि उनकी बीवी हर रोज उनको पीटती है। मुकाबले की काउंसिल में जजों के लिए दो नाम और पेश किए गए थे। एक तो हिंदी के मशहूर कवि कुंज बिहारी शर्मा थे, जिन्होंने ब्रज भाषा में औरतों के हुस्न पर बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हैं। दूसरे कमर ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर कमरुद्दीन कुरैशी थे, जिनसे बेहतर जवाहरात के जेवर यूपी में तो कोई बनाता नहीं। मगर ये दोनों हजरात रईस न होने की वजह से वोटिंग में हार गए। किसी औरत को जजों की कमेटी में नहीं लिया गया, क्योंकि ये एक तयशुदा अमर है कि औरत अपने से ज़्यादा हसीन किसी को नहीं समझती। अगर किसी औरत को जजों की कमेटी में शामिल कर लिया जाता, तो वो मुकाबले में हिस्सा लेने वाली सभी लड़कियों को रंग व नस्ल और ख़द व खाल का इम्तियाज़ किए बगैर 0 नंबर दे डालती। लिहाजा
शदीद बहस लिहाजा शदीद बहस व तमहीस के बाद यही तय पाया कि इस कमेटी में किसी औरत को शामिल ना किया जाए और यही 5 मर्द जज मुकाबले हुस्न का फैसला करने के लिए चुन लिए गए। दिन बड़ा चमकीला था। आसमान पर उजले उजले सफेद दरख्शां बादल गोया ब्रासो पॉलिश से चमकाए गए थे। क्लब का लॉन बड़ा खूबसूरत था, बिल्कुल मिर्ज़ापुर फैक्ट्री का सब गालीचा मालूम होता था। बच्चे इस कदर धुले धुलाए और साफ शफाफ नजर आते थे गोया प्लास्टिक के बने हुए हों। वसी व अरीज लॉन के किनारे किनारे क्यारियों में स्वीट पी डलिया, लाक्सपर, पिटोनिया और कार्नेशन के फूल कुछ इस कायदे से और तरतीब से खेले हुए थे गोया कागज से काट कर नहीं, टहनियों से चिपकाए गए हों। कर्ज ये कि बड़ा हसीन मंजर था। सबसे पहले अनाउंसर ने लॉन के दरमियान खड़े होकर एक जोरदार घंटी बजाई। 3 बार ऐसी घंटी को सुनकर लोग जूक दर जूक क्लब के मुख्तलिफ कमरों से निकलकर बाहर लॉन में आने लगे। लॉन में एक किनारे आधे दायरे की शक्ल में सोफे और कुर्सियां बिछा दी गई थी। सबसे आगे के सोफे पर 5 जज बैठ गए। उनके पीछे क्लब के सरबर आवर 10 असहाब, उनके बाद सोफे पर 5 जज बैठ गए। उनके पीछे क्लब के सरबर आवरदा असहाब, उनके बाद खास शुरफा और फिर आम शुरफा। सबसे आखिर में लकड़ी की बेंचों पर हमारे जैसे रजील और कमीने आके खड़े हो गए और बात बेबात कहा मारकर हंसने लगे। आखिर में अनाउंसर को जोरदार घंटी बजाकर सबको चुप कराना पड़ा। साबिक जस्टिस देश पांडे ने उठकर मुकाबले के फाइनल में आने वाली लड़कियों की फहरिस्त पढ़कर सुनाई। फिर बैंड बजना शुरू हुआ और बैंड की गत पर सब लोगों की नजरें क्लब की सीढ़ियों पर लग गईं, जहां अंदर के मेकअप रूम से निकलकर हसीनाएं सीढ़ियां उतरकर क्लब के लॉन पर जजों के सामने आने वाली थी। सीढ़ियों से लेकर जजों के सामने तक एक लंबा सा सुर्ख गालीचा बिछा दिया गया था, जिस पर चलकर मुकाबले में हिस्सा लेने वालियां अपनी अपनी अदाएं, करिश्मे, अश्वे या नखरे दिखाने वाली थीं। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी दूरबीनें निकालनी। सबसे पहले एला गहरे सुर्ख रंग की चंदेरी साड़ी संभालती, मटकती, 100 बल खाती सीढ़ियों से नीचे उतरी। खुशबुओं के भपके दूर दूर तक फैल गए। एला के चेहरे पर अजीब फातिहाना सी मुस्कुराहट थी। जजों के सामने उसने अपना मुंह मोड़कर बड़ी शौखी और नाज के साथ सबको अपना कटीला रुख दिखाया। उसके कानों में चमकते हुए याकूत के आवेज़े निगाहों में लरस गए। फिर वो अपना गोरा गुदास हाथ आगे बढ़ाकर सेब की डाली की तरह लजाकर कुछ इस अदा से अपनी साड़ी के पल्लू को संभालकर पलटी कि तमाशाइयों के दिलों में मौज दर मौज लहरें टूटती चली गईं। जुबैदा एक मुगल शहजादी माफ कीजिएगा जुबैदा एक मुगल शहजादी के रूप में नमूदार हुई। गहरे जामुनी रंग का कामदानी गरारा, उसके ऊपर हल्के ऊदे रंग के लखनऊ चिकन की बारीक फूलदार कमीज, उसके ऊपर लहरिएदार चुना हुआ दुपट्टा, उसके ऊपर जुबैदा की गर्दन, वो मशहूर सुराहीदार गर्दन जिसे देखकर जी चाहता
कि उसे उलटकर सारी शराब पी ली जाए। उस गर्दन के गिर्द उस वक्त जड़ाऊ जमुरत का गुलूबन चमक रहा था और उसके हुस्न को दोबाला कर रहा था। उस गर्दन के ऊपर जुबैदा का सांवला सलोना प्यारा सा चेहरा था। जुबैदा बड़ी तमकिनत से चलते चलते जजों के सामने आई, गर्दन उठाकर अपनी सुराही के खम को वाज़ेह किया और यकायक हंस पड़ी और उसके सफ़ेद सफ़ेद दांतों की लड़ी बिजली की तरह कौंध गई। रोज़ा गहरे सब्ज रंग की तंग जीन्स के ऊपर लेमन रंग का फंसता हुआ ब्लाउज पहनकर जो आई तो उसके सीने का उभार, उसकी कमर का खम, उसकी लांबी मखरूती टांगों की दिलकशी और रानाई हर कदम पर वाज़ेह होती गई। बहुत से फोटोग्राफर तस्वीरें लेने लगे और तमाशाई वाह 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 कहकर सीटियां बजाकर दाद देने लगे। मुस्कुराती हुई रोज़ा ने गर्दन को जरा सा झुकाकर सब तमाशाइयों से खराज तहसीन वसूल किया, चली गई। फिर सुधा मेहता आई, उसके बाद माधुरी मेहता। वो दोनों बस ठीक थी, ना अच्छी ना बुरी, मगर चूंकि चीफ कमिश्नर साहब की लड़कियां थीं इसलिए आगे बैठने वाले सरबरावरदा लोगों ने उन बच्चियों का दिल रखने के लिए जोर जोर से तालियां बजाईं। मगर उनके बाद आशा मेहता जो निकली तो किसी को ताली बजाने की हिम्मत ही ना हुई। ऐसी साफ खरी बदसूरत थी कि मालूम होता था कि मेकअप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भी मटकती हुई चली गई। तमाशाइयों ने इत्मीनान का सांस लिया। सीता मल्होत्रा टसर के रंग की सुनहरी बनारसी साड़ी पहने हुए आई। बनारसी साड़ी के नीचे का पेटीकोट बहुत उम्दा था। पेटीकोट भी अगर नायलॉन का होता तो मुमकिन है कुछ नंबर बढ़ जाते। मृणालिनी ने देवदासियों की तरह बाल ऊपर बांधकर शेवंती के फूलों से सजाए थे। उसने कोई मेकअप नहीं किया था सिवाय काजल की एक गहरी लकीर के, जिसने उसकी बड़ी बड़ी आंखों की उदासी और अथाह गम को और उभार दिया था। जजों के करीब आकर उसने कुछ इस अंदाज से उनकी तरफ देखा जैसे वहशी हिरनी शहर में आके खो गई हो। या जमुना देवदास के लिए रो रही हो। फिर वो चली गई। उसके बाद जमुना, ब्रजेश, खुर्शीद, गौरी वगैरह एक एक करके बाहर निकली और अपनी अपनी अदाएं दिखाकर रुखसत हो गई। सबसे आखिर में रंभा निकली और उसके निकलते ही बैंड जोर जोर से बजने लगा और तमाशाइयों के दिलों की धड़कनें तेज होती गईं। रंभा ने चुस्त पंजाबी कमीज और शलवार पहन रखी थी। यह लिबास उसके जिस्म पर इस कदर चुस्त था कि बिल्कुल तैराकी का लिबास मालूम होता था। उस लिबास में रंभा के जिस्म का एक एक खम नुमाया था। जब वो चलती थी तो उसके टखनों पर उलझी हुई झांझों के छोटे छोटे घुंघरू रुपहली आवाज पैदा करते जाते थे। उसे देखकर तमाशाइयों के गलों से बेख्तियार वाह वाह की सदा निकली। चारों तरफ से तहसीन और मरहबा के डोंगरे बरसने लगे। अब इसमें तो किसी को कलाम ही नहीं था कि इस साल की मलके हुस्न रंभा ही चुनी जाएगी। जब सब लड़कियां चली गईं तो जज भी उठकर क्लब के अंदर एक कमरे में मशवरा करने चले गए। उनके जाने के बाद तमाशाइयों का शौक इंतहा को पहुंच गया। लोग जोर जोर से बातें करने लगे। कोई किसी को नंबर देता था, कोई किसी को। हर आशिक अपनी महबूबा के गिर्द हाला खींच रहा था।
हर माँ अपनी बेटी की तारीफ में तरजबान थी, मगर अक्सरियत रंभा के हक में थी। अलबत्ता दूसरे और तीसरे नंबर पर मुख्तलिफ लड़कियों के नाम लिए जा रहे थे। कोई जमुना का नाम लेता था, कोई जुबैदा का, कोई ब्रजेश का, कोई सीता मल्होत्रा पर मिटा था। 15-20 मिनट के बाद जज अपने कमरे से नमूदार हुए। साबिक जज देश पांडे के हाथ में एक कागज का पुर्जा था। जज देश पांडे ने फैसला सुनाने के लिए, माफ कीजिएगा, जज देश पांडे फैसला सुनाने के लिए उठे। सारा मजमा खामोश हो गया। जस्टिस देश पांडे ने अपनी ऐनक ठीक की, खंकारे, गला साफ किया, फिर कागज के पुर्जे को अपनी नाक के करीब लाकर ऊंची आवाज में कहा, जजों का मुत्तफिका फैसला यह है कि इस साल के ब्यूटी कंपटीशन में अव्वल नंबर पर आने और मलिका हुस्न कहलाने की हकदार मिस सुधा मेहता हैं। नंबर 2 मिस माधुरी मेहता, नंबर 3 मिस जुबैदा। चीफ कमिश्नर मेहता के घर में कोहराम सा मचा हुआ था। आशा मेहता ने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। शाम को जब कमिश्नर साहब क्लब से घर लौटे तो आते ही उनकी बीवी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। हाय, मेरी बच्ची दोपहर से रो रही है। हाय, तुमने आशा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। हाय, आग लगे तुम्हारे चीफ कमिश्नर होने पर। क्या फायदा है तुम्हारी चीफ कमिश्नर का जब मेरी बच्ची इनाम हासिल नहीं कर सकी। अरे सुधा और माथुरी को तो फिर भी बर मिल जाएंगे, लेकिन जिस बच्ची का तुम्हें ख्याल करना था उसी का ना किया। अरे हाय 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 हाय। चीफ कमिश्नर साहब ने गरज कर कहा, बावली हुई हो, तुम्हारी 2 बच्चियों को तो मैंने किसी ना किसी तरह इनाम दिलवा ही दिया। अब तुम्हारी तीसरी बच्ची को भी इनाम दिलवाता तो लोग क्या कहते। आखिर इंसाफ भी तो कोई चीज होती है। तो यह था कृष्णचंद्र का अफसाना मीना बाजार। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।